Hello everyone, today I'm going to tell you about conflict management, types of conflict, causes of conflict and how we can manage conflict in an organization. तो अगर आपके पास एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि कन्फ्लिक्ट क्या होता है, कैसे हम कन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं, क्या टाइप्स होते हैं कन्फ्लिक्ट के, कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं, तो उसको लेके आप कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हैं, कैसे अपना आंसर प्रॉपर लिख सकते हैं, ये मैं आपको वीडियो के हेल्प से बताऊंगी। तो सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चन आए आप लिखे मीनिंग ऑफ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का क्या मीनिंग होता है। जैसे कन्फ्लिक्ट एक इंटीग्रल पार्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन का। एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होना एक आम सी बात है, तो ये एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। तो कन्फ्लिक्ट को हम बेसिकली अगर बोले तो ये होता है डिसएग्रीमेंट या क्लैश बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि क्लास में दो बच्चे बैठे हैं, अब एक बच्चा हमेशा फर्स्ट सीट पे बैठता है या टीचर ने उसको फर्स्ट सीट पे बैठने को कहा है और उसकी जगह पे कोई और बच्चा आके बैठ जाए, तो ऐसे केस में उन दोनों बच्चों के बीच में जो डिसएग्रीमेंट होगा सीट को लेके, जो क्लैश होगा, उसी को हम कन्फ्लिक्ट बोलेंगे कि सीट पे कौन बैठेगा। तो वेयर देयर इज़ अ ह्यूमन इंटरेक्शन, डिफरेंस इन देयर पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स, तो ये ओबियस है, जहाँ पे भी ह्यूमन का इंटरेक्शन होगा उनके लाइक्स डिसलाइक्स में डिफरेंस ज़रूर आएंगे, ये ओबियस है, और यही एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन की ओर लेके जाता है। तो हार्ट एक एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने 2002 में कहा था about conflict that it is a state of opposition, disagreement and incompatibility between two or more people or groups of people. Groups of people में भी conflict हो सकता है, which is sometimes characterized by physical violence, assault, ये सब भी conflict में आ जाते हैं। जब conflict बढ़ जाता है तो उसमें assault होने स्टार्ट हो जाते हैं, physical violence होता है। राइट ने भी बताया है कि conflict जो है वो लैटिन वर्ड कॉन्फिग्योर से आया। अगर आपको एटमोलॉजी लिखनी है तो आप लिख सकते हैं इट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉन्फिग्योर, जिसका मतलब होता है स्ट्राइक टुगेदर। यानी अगर हम समझे तो जहाँ पे दो से ज़्यादा लोग हो और एक ही स्पेस में, एक ही जगह पे वो ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, दोनों को एक ही सीट पे बैठना है। जैसे बच्चे का हमने एग्जाम्पल लिया एक ही टाइम पे, लेकिन दोनों के बीच में क्लैश है कि बैठेगा कौन, तो यही होता है हमारा कन्फ्लिक्ट। अब बात करें कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, तो एज अ नेम सजेस्ट इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और अगर कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो कैसे उनको रिजॉल्व कर सकते हैं फेयरली, यानी कि किसी एक तरफ का पक्ष ना लेते हुए एकदम फेयर होके, जजमेंट बिल्कुल क्लियर हमारा होना चाहिए, उसी को हम कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। एंड इन द वर्ड्स ऑफ ग्रीन हल्क ने क्या कहा कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को, दैट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग एंड मिनिमाइजिंग द डिसएग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम परसीव्ड रियल डिफरेंसेस। जो डिसएग्रीमेंट होते हैं उसको हम रिजॉल्व करें, उसको सोल्व करें या उनको कहीं ना कहीं मिनिमाइज करें, यही होता है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब कन्फ्लिक्ट होता तो है, बट इसके कॉजेज़ क्या क्या है, क्या क्या रीजंस है जिनकी वजह से कन्फ्लिक्ट होता है। तो इसके टू हेड्स है बेसिकली, एक है स्ट्रक्चरल कोजेज़, एक है पर्सनल कोजेज़। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर वर्क कल्चर कैसा है, बहुत सारी चीज़ इसके अंदर आती है, स्टाफ, टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, बहुत सारी। तो उनके बीच में जो स्ट्रक्चरल कोजेज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और पर्सनल उनके रिलेशनशिप्स में जो भी इश्यूज आते हैं वो पर्सनल कोजेज़ में आते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करें स्ट्रक्चरल कोजेज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट इन स्कूल। तो अगर आपको अपने जो भी आप आंसर अपने एग्जाम में लिख रहे हो उसको प्रेजेंटेबल इफेक्टिव बनाना है, तो आप इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चरल कोजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट इन स्कूल इंक्लूड्स। तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे कोजेज है, जैसे अनड्यू प्रिविलेजेस टू सम, शेयरिंग ऑफ कॉमन रिसोर्सेज, गोल डिफरेंसेस, इंटरडिपेंडेंस, लैक ऑफ क्लैरिटी इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हो पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑथोरिटी रिलेशनशिप या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब एक एक करके इनको देखें तो शेयरिंग ऑफ कॉमन रिसोर्सेज में आ जाएगा कि हम जानते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कहीं पे भी रिसोर्सेज हमेशा स्कैर्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कमी होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब भी ये सिचुएशन आती है, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो या कोई भी सपोर्टिव स्टाफ हो, तो उन्हें कहीं ना कहीं शेयर करना होता है रिसोर्सेज को, कोई भी चीज़ है उसको शेयर करना होता है। बट ऐसे टाइम पे लोग शेयर नहीं करना चाहते या शेयरिंग करने में उनमें कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो यहीं पे यही रीज़न बनता है कन्फ्लिक्ट का। फिर है गोल डिफरेंसेस, कुछ जैसे कि
कुछ कॉमन गोल्स को छोड़ के बहुत सारे इंडिविजुअल हैं वो स्कूल के एक्सपीरियंसेस में उन्हें कोई और चीज़ चाहिए, जैसे किसी के कुछ और गोल होते हैं, किसी के कुछ गोल होते हैं। जैसे एक वन टीचर वर्क्स फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स, एक टीचर है वो फाइनेंशियल, उसे सैलरी से मतलब है, पैसों से मतलब है। लेकिन दूसरा टीचर है वो चाहता है क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना, एजुकेशन ताकि उसके बच्चे फ्यूचर में एक अच्छे सिटीजन बन पाए, उनके एजुकेशन की क्वालिटी को वो इम्प्रूव करना चाहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों का गोल अलग अलग है, तो यहाँ पे गोल डिफरेंसेस है, इसकी वजह से भी दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। इंटरडिपेंडेंस की बात करें तो डिपेंडेंसी ऑफ वन इंडिविजुअल ऑन वन अदर फॉर द कंप्लीशन ऑफ टास्क लीड टू कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। एक इंडिविजुअल है वो दूसरे इंडिविजुअल पे ज़रूर डिपेंड होगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से एक फैमिली है, उसमें हर एक इंसान किसी दूसरे इंसान पे किसी ना किसी वेज में डिपेंड होता है, इसी तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी एक फैमिली की तरह होता है। तो वहाँ पे भी लोग किसी ना किसी रीज़न से एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे एक क्लास टीचर है, उसका क्लैश हो सकता है किसी दूसरे सब्जेक्ट टीचर से फॉर नॉट प्रोवाइडिंग मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन देयर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। सब क्लास टीचर है, उसको लगता है कि जो भी सब्जेक्ट टीचर है उसको लगेगा कि उसके सब्जेक्ट में अच्छे से मार्क्स नहीं दिए गए हैं। सब्जेक्ट टीचर ने तो मार्क्स दिए हैं, क्लास टीचर को लगेगा कि उन्होंने अच्छे से मार्क्स नहीं दिए हैं, टाइम पे मार्क्स नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड होता है क्लास टीचर को प्रिपेयर करना होता है, वो कहीं ना कहीं उसमें डिले हो रही है। तो इन दोनों के बीच में ऐसे सिचुएशन में क्लैश होगा, क्योंकि क्लास टीचर के पास काम होता है, वो रिपोर्ट कार्ड को मेंटेन करता है, बच्चों के अलग अलग सब्जेक्ट में जितने मार्क्स हैं उनको मेंटेन रखना, उसका रिकॉर्ड रखना। अब ऐसे में सब्जेक्ट टीचर कोऑपरेट ना करे तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ज़रूर होता है। लैक ऑफ क्लैरिटी इन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी को कोई ना कोई रोल ज़रूर मिला होता है, बट कभी कभी रोल जो है वो पूरा क्लियरली डिफाइन नहीं होता, हमें किसी और का काम करना पड़ता है, कोई हमारा काम करता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर दो इंडिविजुअल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है। अब बात करें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क की, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क है, कभी कभी किसी टीचर को प्रिंसिपल ने ज़्यादा चार्ज दे रखे हैं, किसी को कम दे रखे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जेलसी होना, कन्फ्लिक्ट होना कॉमन है ह्यूमंस के बीच में। तो यहाँ पे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्क का उसको भी देख के चलना होता है ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो। अनड्यू प्रिविलेजेस टू सम, कुछ को ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल जाती है, बायस्ड एटीट्यूड होता है, या स्टेटस डिफरेंस, कोई लोअर क्लास से है कोई अपर क्लास से है कोई टीचर, तो उनके उस बेसिस पे डिफरेंस करना, और दूसरे कोई ज़्यादा इलाइट क्लास से टीचर आया है तो उसको ज़्यादा प्रिविलेजेस देना। तो इस सिचुएशन में भी कन्फ्लिक्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। फिर है ऑथोरिटी रिलेशनशिप्स, तो बहुत टाइम क्या होता है प्रिंसिपल का, टीचर का, स्टूडेंट का, ये तीनों मिलके फेस करते हैं कन्फ्लिक्टिव सिचुएशन। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई भी काम दिया गया है उसको कैसे करना है, कितना काम कैसे करना है, ये ढंग से नहीं बताया जाता। जैसे प्रिंसिपल है वो टीचर्स को अच्छे से नहीं बताता कि ये काम मिला है, टास्क मिला है, किसको कैसे किस तरीके से करना है। टीचर बच्चों को असाइनमेंट देता है, उसको ढंग से नहीं बताता कि कैसे करना है, किस टाइम पे करना है, कैसे पेजेस, क्या चीज़ें यूज़ आपको करनी है। तो ऐसे केस में भी कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं होता है। पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारे पर्सनल स्टेक होल्डर्स हैं, उनका ही आपस में एक तरीके से बोले तो अच्छा सा कॉम्बिनेशन नहीं है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में भी कन्फ्लिक्ट होता है। पर्सनल कोजेस की बात करें जिसकी वजह से स्कूल में कन्फ्लिक्ट होता है, तो इसमें आ जाती है डिफरेंस इन स्किल एंड एबिलिटी। अब हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है अपनी स्किल्स में, अपनी एबिलिटीज़ में, तो इसकी वजह से भी क्लैशेस और जेलसी होती है। यहाँ पे आप एग्जांपल कोट कर सकते हो, जैसे कि कोई एक सीनियर टीचर है, वो ओल्ड टेक्निक्स है जितनी भी, जैसे लेक्चर मेथड हुआ या बहुत सारी ओल्ड टेक्निक है, उन्हें लेके ज़्यादा फेमिलियर है, वो उसी तरीके से पढ़ाता है। बट एक यंग टीचर आया है, उसे थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्निक, ये सब के बारे में पता है, वो उस तरीके से पढ़ाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होना हो सकता है। तो ऐसी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब आपके स्किल्स में, एबिलिटीज़ में डिफरेंस है तब भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। आगे बात करें तो डिफरेंस इन पर्सनैलिटी। अब हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी अलग होती है, कुछ इंडिविजुअल लेजी, गोसिप करना, एब्रेसिवनेस, ये सारे उनके पर्सनैलिटी में आते हैं, कुछ काफ़ी हार्ड वर्किंग,
पंक्चुअल, इस तरीके के लोग होते हैं। तो यहाँ पे पर्सनालिटी का मिसमैच हो जाने से भी स्कूल के अंदर कन्फ्लिक्ट होता है, लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। अब बात करें डिफरेंस इन परसेप्शन। अब किसी चीज़ को हम किस तरीके से कैसे समझते हैं, ये हमारा परसेप्शन होता है किसी भी चीज़ को लेके। तो कुछ लोगों का क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन अलग है, परसेप्शन अलग है, उसके भी वजह से भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे कि एक टीचर में फील दैट अ चाइल्ड इज नॉट परफॉर्मिंग वेल and working hard in her subject, whereas the child is putting his sincere effort in that particular subject। अब यहाँ पे भी क्या है कि एक टीचर है, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि जो चाइल्ड है वो 10 में से 10 ही मार्क्स लेके आए, लेकिन चाइल्ड काफ़ी हार्ड वर्क करता है, उसके बावजूद उसके 10 मार्क्स नहीं आते। तो ऐसे सिचुएशन में टीचर को लगेगा कि बच्चा पढ़ता नहीं है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, वह हार्ड वर्क नहीं करता। बट बच्चा अपनी जगह पे ठीक है, वो काफ़ी मेहनत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, दोनों को कोऑपरेशन के साथ इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। ये ना होने के बजाय वहाँ पे कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है। अब कम्युनिकेशन गैप, कभी कभी कम्युनिकेशन बहुत कम होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा ही बातचीत हो जाती है, जिसकी वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्लिक्ट हो सकता है इंडिविजुअल्स के बीच में। अब बात करें पर्सनल प्रॉब्लम्स, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि एक बच्चा है, उसके घर में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो एग्रेसिवली बिहेव करता है अपने क्लासमेट्स के साथ भी और अपने टीचर्स के साथ भी। तो यहाँ पे भी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से क्लैश होता है। अब बात करें रिलेशन स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर के बीच में हो सकता है। जैसे कभी कभी एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो एक टीचर को फेवरेट बना लेता है, या कोई भी टीचर है वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं करता, गोल्स में डिफरेंसेस, अनइम्प्रेसिव वर्किंग कंडीशन वहाँ पे होती है, ड्यूटी एलोकेशन ढंग से नहीं हुआ है, रोल क्लैरिटी नहीं है, और जो प्रिंसिपल है उनका ऑथोरिटेटिव एटीट्यूड है कि जो मैं कहता हूँ वही सबको करना है, लोगों का कोई राय नहीं सुनी जाती, बाकी लोगों का डिस्कशन में किसी को पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। परसेप्शन डिफरेंस होते हैं, इंटरडिपेंडेंस फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क में जो डिपेंडेंसी एक दूसरे पे, उसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप, लिमिटेड रिसोर्सेज को शेयर करना। तो ये सब आ जाते हैं कन्फ्लिक्ट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटर एंड टीचर के बीच में। फिर आता है टीचर के बीच में भी कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को शेयर करना, करिकुलम को कोई किस तरीके से पढ़ा रहा है, किसी का पर्सनल स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल, कोई बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, कोई बिल्कुल भी टाइम पे नहीं आता, गोल में डिफरेंसेस है, इंटरडिपेंडेंसी है, वही सारी चीज़ें, डिफरेंस इन स्किल जो हमने अभी पढ़ी, वही सब आ जाएगी कन्फ्लिक्ट बिटवीन टीचर में। अब आगे बात करें तो कन्फ्लिक्ट जो है वो स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में भी हो सकता है। जैसे होमवर्क आपने ज़्यादा दिया, टीचर बच्चे उससे परेशान होके, या होमवर्क में हार्ड इस तरीके के क्वेश्चन डाले कि स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट है वो तो इजीली कर पा रहा है, बट जिसको नहीं आता, जो वीक स्टूडेंट है वो उसको नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे इस सिचुएशन में भी कन्फ्लिक्ट होते हैं। टीचर फेवरेटिज्म करते हैं, एक बच्चे को अपना फेवरेट मानते हैं, उसे सबसे ऊपर दिखाते हैं। क्लास में इनडिसिप्लिन होना, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होना, जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको ना लेके चलना, पंक्चुअलिटी ना हो, वर्कलोड ज़्यादा होना, बहुत सारी ये सब आ जाएंगी पर्सनल प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर्स में। अब बात करें स्टूडेंट के बीच में भी कन्फ्लिक्ट होता है। जैसे कोई टीज़ करता है, एक दूसरे को चिढ़ाता है, बुली करता है, कुछ रूमर्स हो जाते हैं, कुछ फाइटिंग हो जाती है, कुछ को एक्सक्लूड कर दे जाता है, बिल्कुल उनकी डिसेबिलिटी हो, चाहे बहुत सारे रीज़न, लैंग्वेज, जिस प्लेस से वो बिलोंग करते हैं उसकी वजह से, उनके स्टेटस की वजह से, और नेम कॉलिंग, कुछ भी नाम रख के उन्हें कॉल करना, प्रॉपर्टी इशूज़, फ्रेंडशिप प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के बीच में भी कन्फ्लिक्ट देखा जाता है। पेरेंट और स्कूल के बीच में देखें तो होमवर्क डिमांड्स रही, हमारी यूनिफॉर्म, को करिकुलर डिमांड्स, इंडिविजुअल की लर्निंग नीड्स को कैटर करना हो, या स्कूल मैनेजमेंट हो, सेफ्टी इशू हो, ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से पेरेंट्स और स्कूल में कन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं। तो आगे बात करें कन्फ्लिक्ट के टाइप्स की, तो कन्फ्लिक्ट एक इंडिविजुअल के बीच में भी हो सकता है, यानी इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट, इंट्रा यानी विद इन, अपने ही बीच में कन्फ्लिक्ट करना, सेल्फ कन्फ्लिक्ट भी हम इसको बोलते हैं। तो ये कब होता है, जब एक इंडिविजुअल खुद ही से उसका कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट चलता है। तो जैसे एग्जांपल ले, किसी भी चाइल्ड के पेरेंट्स हैं, वो टीचर के, कोई टीचर है उसके नेबरहुड में रहते हैं, अब वो अपने जो टीचर है उसको बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे के जब आप कॉपी चेक करो तो उसे मार्क्स में थोड़ी लीनियंसी देना। तो ऐसे में टीचर फील करता है कि डिलेमा, कि एक तो है कि
उसका थोड़ा रिलेशनशिप है कि उसके नेबर में रहते हैं, तो थोड़ा कोऑपरेशन ज़रूरी है। दूसरी तरफ ये भी है कि वो एज अ टीचर उसकी क्या ड्यूटी बनती है कि वो सभी बच्चों को फेयरली जज करे, सभी की कॉपी इक्वली बिना किसी नेम के या बिना किसी बायसनेस के चेक करे। तो ऐसी सिचुएशन में सेल्फ कन्फ्लिक्ट उसके अंदर डेवलप होता है। फिर है कन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, यानी इंट्रा ग्रुप, एक ग्रुप के बीच में कन्फ्लिक्ट होना। तो इसके अंदर क्या है, जैसे एक ग्रुप है टीचर्स का, वो स्ट्रगल कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। कुछ मानते हैं कि बच्चों को पनिशमेंट दी जाए, कुछ ऐसा नहीं मानते। तो ऐसे सिचुएशन में भी इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट होते हैं। अब बात करें कन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप, दो ग्रुप के बीच में कन्फ्लिक्ट होना, जैसे आपने इलेक्शंस में देखा होगा, स्टूडेंट यूनियन है, मान लीजिए 7th क्लास की, 7th A की और दूसरी है 7th B की, तो दोनों यूनियंस के बीच में कन्फ्लिक्ट होना लाजमी है जब कोई इलेक्शन होते हैं, या वैसे भी होता है कि हमारी क्लास है, हमारा सेक्शन है, ये बेटर है, तुम्हारा सेक्शन बेटर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में भी कन्फ्लिक्ट होते हैं। कन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर पीपल, ये होगा इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। ये भी होता है जैसे मिस्टर ए है कोई, उसका क्लैश हो जाए मिस्टर बी से, और द डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर टू बी फाइनलाइज्ड फॉर अ पार्टिकुलर क्लास, कि क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन कैसा होगा, इस बात से दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए। तो ये भी कॉमन है, ये हमने डिस्कस किया। अब बात करें कन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे किया जाए। तो कंस्ट्रक्टिवली बहुत सारे, पॉजिटिवली बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम, जो सजेशंस है जिनसे हम कन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। इसके लिए भी आप इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बनाएं ताकि आपका आंसर प्रेजेंटेबल लगे। इसमें टेक्निक हो सकती है फेस टू फेस डिस्कशन, सिंसियरिटी वाइल सॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, कॉम्प्रोमाइजिंग, मीडिएशन, डेवलप इनसाइट, मेकिंग कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन द प्रायोरिटी, विलिंगनेस टू फॉरगिव, गाइडेंस, काउंसलिंग, वोटिंग। ये इसके मेथड्स हुए जिनसे हम कन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा फेस टू फेस डिस्कशन। अब जहाँ भी आपको डिफरेंसेस दिखते हैं तो आपको सामने बैठ के फेस टू फेस बातचीत करनी चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए। इससे क्या है, ये ये बेस्ट वे माना जाता है। यहाँ पे आपके जितने भी इश्यूज है वो क्लियर हो जाते हैं इजीली। अब किसी और से आप बात सुनेंगे, हो सकता है वो बात गलत हो या वो बात पूरी ना हो या सामने वाले ने ही उसमें कुछ ऐड कर दिया हो, बट जब आप फेस टू फेस बात करते हैं तो बहुत चीज़ों की क्लियरिटी इजीली हो जाती है। सिंसियरिटी वाइल सोल्विंग द कन्फ्लिक्ट, जब आप कन्फ्लिक्ट सोल्व कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको सिंसियर रहना पड़ेगा, जिसमें आपको फेयर, पेशेंस, कॉन्शियस, इस तरह की वैल्यूज़ अपने अंदर डेवलप करनी होगी। कॉम्प्रोमाइजिंग, कन्फ्लिक्ट पार्टीज जो है उन्हें मोटिवेट किया जाए ताकि वे दूसरे की नीड्स को, उसके परसेप्शन को सुने और उनकी जगह पे खुद को रख के देखें। उसकी जगह पे जब आप रखेंगे तो आपको समझ आएगा क्या सही है क्या गलत। तो ये भी होनी चाहिए टेक्निक। अब बात करें डेवलप इनसाइट। तो डेवलप की इनसाइट क्या है, जब कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज में इनसाइट को डेवलप करना एंड सीक सजेशन फ्रॉम देम फॉर हाउ टू एंड द कन्फ्लिक्ट। पूरी सिचुएशन उन्हें बता दी, अब उन्हीं से आप सजेशन मांगे कि इस कन्फ्लिक्ट को कैसे एंड किया जाए। तो शांति से बैठ के, आराम से बैठ के बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट सोल्व होते हैं। मेकिंग कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन द प्रायोरिटी। अब रिलेशंस में कोई स्ट्रेंथन करना हो, रिजोल्यूशन करना हो, बहुत सारी चीज़ें आती है कि आपको आर्गूमेंट को विन ही करना है, बहुत चीज़ें आती है, बट सबसे ऊपर आपको प्रायोरिटी क्या रखनी होगी कि आपको कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना है, उसको सोल्व करना है। ये हमेशा प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। विलिंगनेस टू फॉरगिव। अब बोध होता है कि सामने वाले से गलती हो जाए तो लेकिन फॉरगिवनेस क्या है, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है किसी भी कन्फ्लिक्ट को रोकने का। अगर एक इंसान ने आपसे माफ़ी मांगी है तो आपको उसको माफ़ करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर दूसरा इंडिविजुअल मोटिवेट होगा दूसरे को फॉरगिव करने के लिए, अपने ओपिनेंट को फॉरगिव करने के लिए, तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट इजीली सोल्व हो जाएगा और वो आगे भी फ्यूचर में भी कन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसी भी सिचुएशन फिर आ जाती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करें तो जो अपोनेंट है उनको गाइड और काउंसिल किया जा सकता है जब डिफरेंट व्यूज़ को समझाने के लिए। जब उन्हें समझ नहीं आता तो अलग से हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो। वोटिंग भी एक इशू है, जब आप पूरी सिचुएशन में फंस जाए, आपको समझना है कि कौन सी वाली पार्टी ठीक है, तो ऐसे केस में आप वोटिंग करा सकते हैं वोटिंग स्लिप्स की हेल्प से। जब मेजोरिटी जिसकी तरफ जाएगी, ये मेजरली माना जाता है कि वही डिसीजन सही होता है। मेडिएशन की बात करें तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस की एक फॉर्म होती है। इसमें एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी आती है, जैसे दो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट है तो तीसरा इंसान आ गया जिसे दोनों लोगों से कोई रिलेशन नहीं है, जिसका दोनों को नहीं जानता है, बस वो फेयरली बिना किसी के
तरफ अपना झुकाव दिखाए बिना बायसनेस के, इजीली बता पाए अनबायस्ड होके, तो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एक एग्रीमेंट वहाँ पे हो जाता है। तो ये रही कुछ टेक्निक्स। फिर अब आंसर लिख रहे हैं तो लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो कन्फ्लिक्ट की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एक इंटीग्रल पार्ट है, कुछ उसके प्रिवेंटिव मेजर हम दे सकते हैं कि जिससे कन्फ्लिक्ट हो ही ना। हम इनकी यहाँ पे बात कर सकते हैं, जैसे कोऑपरेटिव एटीट्यूड हो टीचर्स का ह्यूमन रिसोर्सेज का, वो एक दूसरे के साथ मिलके वर्क करे, एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी कम्युनिकेशन, उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा हो, अपॉर्चुनिटी मिले हर एक इंसान को बोलने की, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, प्रिंसिपल हो, सब अपने अपने टाइम पे अच्छे से बोल पाए, इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले। जस्ट एंड फेयर एटीट्यूड हो, तो अनबायस्ड हो, टीचर्स हो चाहे वो प्रिंसिपल हो, इससे भी कन्फ्लिक्ट रेट मिनिमाइज होती है। डेवलपिंग स्किल ऑफ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कि कन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करना है, ये इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए करिकुलम का, ताकि बच्चों में समझ बनेगी, वो आगे जाकर टीचर बनेंगे, फिर प्रिंसिपल। तो इस तरीके से हर लेवल पे हर लोगों को समझ बनेगी कि कन्फ्लिक्ट को सोल्व कैसे करना है। डेवलप रैपर्ट आपका अच्छा हो, कोर्डियल और हेल्दी रिलेशन हो, स्कूल के अंदर जितने भी टीचर्स है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट है, सबके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, क्लियर एक्सपेक्टेशंस हो, जैसे जो प्रिंसिपल है, टीचर है, स्टूडेंट है, उनके एकदम क्लियर एक्सपेक्टेशन हो एक दूसरे से, सबके रोल एकदम डिफाइंड हो। फोकस्ड प्रेजेंट पे आप फोकस करें, पास्ट की ग्रजेस, पास्ट की कोई लड़ाई है या कोई भी दूसरे से, उसको कहीं ना कहीं रिसेंटमेंट को कहीं ना कहीं आप भूल जाएं और प्रेजेंट पे फोकस करें, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए। तो ये चीज़ें आ गई हमारी कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए कि आप कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज हमने कन्फ्लिक्ट की, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट, टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, हाउ वी कैन प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट, और कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू BEd DLEd प्रैक्टिकल फाइल्स, असाइनमेंट, थ्योरीज, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।